हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रैमर रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट, समेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट। जैसे ये टॉपिक्स खत्म हो गए हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्रैमर रूल पढ़ते हैं। ये मैट्रिक्स मेथड में जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल और 2 वेरिएबल वाली जो सिस्टम होती है उस सिस्टम के सॉल्यूशन अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो उसी को निकालने के लिए वो मैट्रिक्स एक मेथड था जिसको हमने पहले एनसीईआरटी या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिया है। अब जो मैं कराने जा रहा हूं वो क्रैमर रूल है आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको ध्यान होना चाहिए इस क्रैमर रूल पे एवरी ईयर या अभी जितने भी आपके 8 जो पेपर होते हैं जो शिफ्ट्स में चलते हैं, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन क्रैमर रूल का जरूर होता है और बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए होते हैं। आप जब उन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा उनकी फ्रेमिंग कितनी प्यारी है। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट ढंग से समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस को अटेंड करने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो क्रैमर रूल हम लोग कर रहे हैं आज स्टार्ट। क्रैमर्स रूल, इसमें बेसिकली क्या है कि इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हमारे पास में इक्वेशन ऑफ सिस्टम जो होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1 एक इक्वेशन है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, नेक्स्ट a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। यहाँ पे 3 थिंग्स आती है। सबसे पहले हम लिखते हैं डेल्टा। डेल्टा में क्या क्या आता है वो देखना है आपको। नेक्स्ट आता है डेल्टा 1, उसमें क्या क्या आता है वो आपको देखना है। तो डेल्टा में बेसिकली एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स है, दैट इज a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। डेल्टा 1 बेसिकली बनता है फर्स्ट इसके जो इक्वल वाला पार्ट है उसके ये एलिमेंट हमको हटाने हैं और उसके प्लेस पे ये लाना है d1 d2 d3, और ये कितना आएगा b1 b2 b3, दैट इज c1 c2 c3। डेल्टा 2 की अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा 2 के अंदर बेसिकली क्या आएगा, डेल्टा 2 में सेकंड वाले को हम चेंज करेंगे, यहाँ पे a1 a2 a3 एज इट इज, यहाँ पे d1 d2 d3 आएगा, यहाँ पे c1 c2 c3 आएगा। डेल्टा 3 की अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा 3 में क्या आएगा, दैट इज a1 a2 a3, दैट इज b1 b2 b3, दैट इज d1 d2 d3। क्लियर? ये 3 पार्ट इस तरीके से होते हैं। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस जो बनते हैं उस केस के बारे में आप लोगों को डिस्कस करता हूं। केस जो फर्स्ट है उस केस फर्स्ट के अंदर क्या करना है आपने कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू, अगर आपको 0 दे रखा है तो आपका जो सॉल्यूशन होगा दैट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z इज इक्वल्स टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे x y z के अंदर। तो यहाँ पे हम अगर इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो इस वाले पोर्शन पे हम लोग आते हैं, इस डेल्टा वाले पोर्शन पे। ये कैसे आया, ये सॉल्यूशन क्यों होगा उसकी बात करता हूँ। आपको पता है कि डेल्टा 1 एक नंबर है, डेल्टा 2 नंबर है, डेल्टा 3 नंबर है। दिस नंबर डिवाइड बाय दिस नंबर x, दिस नंबर डिवाइड बाय दिस नंबर इज y z। तीनों में सॉल्यूशन मिल गए इसके कि ये 3 वैल्यूज है तो इनको साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करते हैं। ये आया कैसे इसको समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। डेल्टा 1 दिस इज इक्वल टू, आपको पता है ये d1 d2 d3, इन तीनों के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पता है हम d1 के प्लेस पे ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, d2 के प्लेस पर हम पूरी की पूरी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, d3 के प्लेस पे ये एक्सप्रेशन इसके प्लेस पे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1z, नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2z, नेक्स्ट a3x प्लस b3y प्लस c3z, एंड b1 b2 b3 c1 c2 c3 as it is।
क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर हम एक ऑपरेशन लगा सकते हैं और वो ऑपरेशन बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि हम इन दो पार्ट को खत्म कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? उसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं, दैट इज C1 माइनस y टाइम्स ऑफ C2 माइनस z टाइम्स ऑफ C3। जब ये ऑपरेशन आप लगाओगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा वन आपको क्या मिलेगा? डेल्टा वन मिलेगा स्टूडेंट्स आपको a1x, a2x, a3x ये मिलेगा, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएंगे उससे, दैट इज b1 b2 b3, दैट इज c1 c2 c3, ये आपको मिला। x स्टूडेंट्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x यहाँ से कॉमन आएगा, क्या बच गया यहाँ पे? डेल्टा, बाकी जो बचा है। आपको पता है कि दिस क्वांटिटी इज नॉन जीरो, तो इट मींस इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल्स टू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा। सिमिलरली y is equals to delta 2 upon delta, z is equals to delta 3 upon delta। हम इस तरीके से स्टूडेंट इसको बता सकते हैं। और जब आप इसको देखेंगे, ये अब इसके केस सेकंड पे डिस्कशन करेंगे, केस थर्ड पे डिस्कशन करेंगे, केस से तीन क्वेश्चन है, तीन केसेस हैं, उनको हम डिस्कस कर देते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं। अगले स्टेप पर हम आते हैं केस सेकंड पर। केस सेकंड में आप देखेंगे, इसमें केस बनता है इफ, अगर आपको पता पड़ा कि डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा जीरो होगा तो उसमें दो चीजें होती हैं स्टूडेंट्स। आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था कि डेल्टा वन इज इक्वल टू एक्स डेल्टा, हमने यही प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले। तो सिमिलरली ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा टू इज इक्वल टू वाई डेल्टा, डेल्टा थ्री इज इक्वल टू जेड डेल्टा, यही हम प्रूफ करेंगे। अगर डेल्टा आपका जीरो हो गया तो एक्स से अगर मल्टीप्लाई होगा उसको पूरे को जीरो कर देगा। तो अगर इसमें इफ वन ऑफ डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू और डेल्टा थ्री इज नॉन जीरो, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, गिव्स नो सॉल्यूशन। क्योंकि यहां पे तो आपका जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो नॉन जीरो है, और यहाँ पे जो ये डिटरमिनेंट है ये जीरो है, इसको एक्स मल्टीप्लाई करो इसको भी जीरो कर देगा। ये नॉन जीरो है, ये जीरो है, तो इसको सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। जब ऐसा सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा तो उस तरीके के हमें एक्स वाई जेड मिलेंगे नहीं। तो इसको बोलते हैं दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, नो सॉल्यूशन, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमको। क्लियर? केस थर्ड आता है, इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू जीरो एंड डेल्टा वन इज इक्वल्स टू डेल्टा टू इज इक्वल्स टू डेल्टा थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। अगर ये जीरो है तीनों के तीनों साथ में, तो आपको पता होगा दिस जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स वाई जेड आप कुछ भी पुट करिए, उसको पुट करने से क्या फर्क पड़ रहा है? इसको ना उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जब ये तीनों पार्ट जीरो होंगे, ये चारों पार्ट जीरो होंगे, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम एंड गिव्स इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। दिस सिस्टम इज कॉल्ड consistent system and gives infinite solutions। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देगा। याद करो आप मैट्रिक्स मेथड के अंदर भी इसी तरीके से था, एडजेंट ऑफ ए इनटू बी नल मैट्रिक्स है कि नहीं,
एडजेंट ऑफ ए इनटू बी नल मैट्रिक्स अगर नहीं है तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होता था। एडजेंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है तो वो इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता था, वो सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता था। सिमिलरली यहाँ पे भी डेल्टा जीरो होने पे दो केस बन रहे हैं क्रैमर रूल के अंदर। आगे इसमें स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो जिस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स। लेकिन अब मैं बात करता हूं होमोजेनियस सिस्टम के बारे में। तो होमोजेनियस सिस्टम और नॉन होमोजेनियस में क्या डिफरेंस है, उसी चीज को हमको थोड़ा सा समझना है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं, अगर राइट हैंड साइड के अंदर अगर आपने सारे d1 d2 d3 अगर ये जीरो पुट कर दिए, दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन। आप लोगों को ये पहले डिस्कस कर चुका हूं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, दिस इज आल्सो अनदर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, दिस इज आल्सो अनदर इक्वेशन ऑफ अ, थ्री इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अगर आपने इन तीनों को 0 0 0 लिखा हुआ है तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि इस सिस्टम के अंदर कभी भी इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में बात नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों प्लेन ओरिजिन से पास कर रहे हैं। और अगर तीन ब्लेड्स अगर आप उस कॉर्नर से किसी भी जो आपके कमरे में घर के दीवार के कोने पे है उस पे से अगर आप तीन ब्लेड्स ऐसे डालेंगे, कैसे भी डालें उन ब्लेड्स को, तो वो ओरिजिन से अगर तीनों पास कर रही होंगी तो उस पॉइंट के लिए हम क्या बोल सकते हैं, वो प्लेन एक सॉल्यूशन तो मिनिमम देगा ही देगा। तो उसी सॉल्यूशन को हम ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें फिर अगेन हम दो ही केस के बारे में बात करते हैं। केस 1 की अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा 0 नहीं होगा तो आपको क्लियर है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों 0 होंगे, क्योंकि डेल्टा 1 में ये d1 d2 d3 0 है तो किसी भी डिटरमिनेंट में अगर एक कॉलम 0 सब 0, तो इसका आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ट्राइवल सॉल्यूशन। मतलब ये तो हमेशा हो गई। अब केस सेकंड आता है आपका स्टूडेंट्स, केस सेकंड में डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब अगर डेल्टा 0 है स्टूडेंट्स, एक चीज तो क्लियर है कि डेल्टा 1 भी 0 होगा, डेल्टा 2 भी 0 होगा, डेल्टा 3 भी 0 होगा, ये तो पक्का क्लियर है ना आपको। डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0, डेल्टा 3 0, यानी कि डेल्टा 1 भी 0 हो रहा है, डेल्टा 2 भी 0 हो रहा है, डेल्टा 3 भी 0 हो रहा है, ये सब 0 हो गई क्योंकि ये कॉलम 0 है। इट मींस दिस गिव्स infinite many solution, and these solutions are called non-trivial solutions। ये जो सॉल्यूशन है आपके, ये सॉल्यूशंस क्या कहला रहे हैं आपके, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, हर बार एक क्वेश्चन नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के ऊपर आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन जब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा तो आपको क्लियर है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, जो डेल्टा है उसको 0 करना पड़ेगा, और वो चारों पार्ट में बाकी तीनों पार्ट में 0 ही करने पड़ेंगे। ऐसे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने डीपीएस आज आप लोगों को व्हाट्सएप कर दी है, तो उसमें आप देखेंगे कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस उसके अंदर, पहला क्वेश्चन जो मैंने इसके बेस पूछा वो आप उसको कर देंगे एक बार में, अगर सही तो बहुत खुशी की बात होगी मेरे लिए। वो किसी बच्चे ने कभी पूरी सॉल्व नहीं कर पाया एक बार में, उसमें एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जो 3 क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन, अगर इसको पढ़ने के बाद में, इसको सुनने के बाद में अगर आप वो कर पाते हैं एक ही बार में सही, इट्स अ वेरी गुड साइन कि आप बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटरमिनेंट।
डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट का क्या मतलब है, कोई फंक्शन कोई या कोई डिटरमिनेंट आपका इस फॉर्म में दे रखा होगा आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, कोई भी आपको फंक्शन डेल्टा एक्स की टर्म में दे रखा है आपको, मान लो कैसे दे रखा है आपको एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, यहाँ पे दे रखा है पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, यहाँ पे दे रखा है एस एक्स टी एक्स जेड एक्स। तो इस डिटरमिनेंट का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, एक तरीका तो ये स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल में है, इसको ओपन करो, ओपन करके डिफरेंशिएट कर दो। दूसरा हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा एक्स, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज C1 C2 C3, तीन कॉलम, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज R1 R2 R3, है ये 3x3 का ही डिटरमिनेंट। आप क्या करोगे, डेल्टा डैश एक्स करोगे। डेल्टा डैश एक्स करने का मतलब ये होगा कि आप एट ए टाइम में एक कॉलम या एक रो करोगे। अगर मैं इस वाले पोर्शन से आता हूं तो क्या करना होगा आपको करना पड़ेगा एफ डैश एक्स, और ये क्या आएगा पी डैश एक्स एस डैश एक्स, बाकी आपके जी एक्स क्यू एक्स टी एक्स एच एक्स आर एक्स जेड एक्स इस तरीके से होगा। प्लस साइन लगाना पड़ेगा आपको, फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिखना पड़ेगा एफ एक्स पी एक्स और एस एक्स। अब सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करना है पड़ेगा जी डैश एक्स क्यू डैश एक्स, और ये दे रखा आपको टी डैश एक्स, और लास्ट वाले को भी ऐसे लिखना पड़ेगा एच एक्स आर एक्स और जेड एक्स। प्लस थर्ड वाले पार्ट में आप समझ गए होंगे, थर्ड वाले को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि एच डैश एक्स आर डैश एक्स जेड डैश एक्स। इसके बाद में इसको ओपन करके सॉल्व करना पड़ेगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है या दो कांस्टेंट दे रखे हैं तो वो दोनों जीरो हो गए क्योंकि उसका डिफरेंशियल जीरो होगा। तो इस वाले को कई बार शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है C1 डैश C2 C3 प्लस जो मैंने भी किया है C1 C2 डैश C3 प्लस C1 C2 C3 डैश। आप कॉलम को भी ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली हम ऐसे ही कर सकते हैं R1 डैश R2 R3 प्लस R1 ऐसे ले लेते हैं R2 डैश R3 प्लस R1 R2 ऐसे ले लेते हैं R3 डैश। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही इंटीग्रेशन के अंदर आपको अगर इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे दिया होगा a to b दिया होगा तो आपको क्या करना है, या तो पूरे डिटरमिनेंट को ओपन करके इंटीग्रेट कर देना है, और मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन कोई आपको देता नहीं है, तो इंटीग्रेशन में मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, आपको इस तरीके के कंसेप्ट दिए होते हैं जिसके अंदर नीचे कांस्टेंट दिए होंगे, जिसके नीचे क्या दिए होंगे, आपको कांस्टेंट दिए होंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा होगा ए बी सी, यहाँ पे दे रखा होगा ई एफ जी। तो कुछ नहीं करना, जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन आया तो आपने इंटीग्रेशन a to b इस पे a to b इस पे a to b इस पे इंटीग्रेट करना, या फिर इसको ओपन करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिमिलरली डेल्टा आर करके कई बार सीरीज होती है आपके सामने, यहाँ पे दे रखा होता है आपका एफ आर जी आर क्यू आर, और यहाँ पे आपको a b c दे रखा है, e f g दे रखा है। तो समेशन ऑफ r इज इक्वल टू कोई भी लिमिट लोअर लिमिट से लेके n तक अगर डेल्टा r की बात चलती है तो वो समेशन भी इस पे r इज इक्वल टू 0 से लेके n, एफ आर समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से लेके n, जी आर समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से लेके n, क्यू आर पे ऐसे लगेगा। बाकी ये सारे पोर्शन एज इट इज रहेंगे a b e f g। लेकिन स्टूडेंट अगर यहाँ पे भी r होगा तो सब जगह समेशन लग जाएगा। तो ये जितने पार्ट थे मैंने इसको इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन में लेके आ गया हूँ स्टूडेंट्स। ये कहलाता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड समेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स।
अगर किसी बच्चे को दिमाग में ये नहीं आ रहा, प्लस करने का नहीं आ रहा, सीधा डिटरमिनेंट को ओपन करो, उसको इंटीग्रेट करो, उसको डिफरेंशिएट करो, या फिर उसका समेशन होकर सीरीज लगा दो। अगर ये सब जगह वेरिएबल होगा तो सब जगह समेशन आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट रह गया है, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होने जा रहा है और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, जो फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का। तो उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स मैंने 11th क्लास के अंदर आप लोगों को कुछ लेक्चर्स डिलीवर कर दिए हैं रिलेशन एंड फंक्शंस के। इसको करने के बाद में उन दोनों लेक्चर्स को देखने, उसके बाद ही मेरा वो लेक्चर देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आया, आपको टाइम मिलेगा भी काफी। लेकिन आप अभी जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले 4 साल में मुझे लगता है कम से कम ये 4 या 5 साल में 3 बार पूछा है इस पे क्वेश्चन। और इसको कैसे प्रोडक्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोग करते हैं, मैं उसको थोड़ा समझाने जा रहा हूँ। आपके पास में एक डेल्टा 1 एक डिटरमिनेंट दे रखा है स्टूडेंट्स, और एक डिटरमिनेंट आपको मान लेते हैं कि डेल्टा 2 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको मान लेते हैं कि a1 b1 c1 है, यहाँ है a2 b2 c2 है, यहाँ पे a3 b3 c3 है, और डेल्टा 2 दे रखा है अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3। इन दोनों डिटरमिनेंट को हम, एक तो सिंपल आपको मालूम है कि हम दोनों की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं, पर वो नहीं है क्वेश्चन में। एक्चुअली में क्या होता है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट की फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है, आपको उल्टा 2 डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हर एक क्वेश्चन को निकालना होता है। और इसको करने के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, केवल प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन है। अगर किसी बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तो उसको अलग कर लेगा। मैंने डीपीएस में जो क्वेश्चन आपको दिए हैं वो अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं, कोई भी स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस अपने आप से नहीं निकाल सकता है। कुछ क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दूंगा आप लोगों को, और उसके मेथड के लिए, सोचने के लिए बताऊंगा कि कैसे सोचते हैं इनके लिए। सबसे पहले हम इसके प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं कि हम प्रोडक्ट करते कैसे हैं दो डिटरमिनेंट का। तो अगर हम देखेंगे कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 अगर मुझे प्रोडक्ट करना है तो मैं इसको करना कैसे चाह रहा हूं। इसको 4 वेज से हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं। एक तो हो सकता है रो बाय रो, एक होता है रो बाय कॉलम, और एक होता है कॉलम बाय रो, और एक होता है कॉलम बाय कॉलम। आपको पता है रो बाय कॉलम हम मैट्रिक्स मेथड से करते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम ही होता है। ऐसे रो लेते हैं फिर इसका कॉलम लेते हैं। इसको तो हम जानते ही हैं, हमेशा जानते हैं। आप इसको इस तरीके से पहली बार देखोगे, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। क्वेश्चन की एक्सप्रेशन से मालूम पड़ेगा कि ये किस तरीके के प्रोडक्ट से लिखा हुआ है। तो जैसे मैं अभी इसको यहाँ पे रो बाय रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, a1 अल्फा 1 b1 बीटा 1 c1 गामा 1। ऐसी फर्स्ट रो को सेकंड रो से इसके बाद में प्लस करके लिखूंगा। दैट इज, वैसे डिटरमिनेंट में ऐसे ही, मैट्रिक्स में ऐसे नहीं करते थे। a1 अल्फा 2 प्लस b1 बीटा 2 प्लस c1 गामा 2। लास्ट में लिखेंगे हम a1 अल्फा 3 b1 बीटा 3 c1 गामा 3। स्टूडेंट ये तरीका होता है, हम रो बाय रो को, फर्स्ट रो को बाकी तीनों रो से मल्टीप्लाई करके ऐसे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। सेकेंड रो का भी इसी तरीके से करना है। दैट इज a2 अल्फा 1 प्लस b2 बीटा 1 प्लस c2 गामा 1, a2 अल्फा 2 b2 बीटा 2 c2 गामा 2। सेकेंड रो को पहले फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो को थर्ड रो से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। a2 अल्फा 3 b2 बीटा 3 c2 गामा 3। सिमिलरली लास्ट वाले की बात अगर मैं करता हूं, a3 अल्फा 1 b3 बीटा 1
C3 gamma 1, similarly A3 alpha 2, B3 beta 2, C3 gamma 2, A3 alpha 3, B3 beta 3, C3 gamma 3। तो स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट। और जितने भी क्वेश्चन आज तक आईआईटी के इतिहास में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पहले इस फॉर्म में लिखे होते हैं, और जैसा ही ये एक्सप्रेशन बच्चा देखता है वो घबरा जाता है, उसे लगता है कि पता नहीं क्या दिया, इसको कैसे सॉल्व करूंगा। और अगर किसी बच्चे के ऑब्जर्वेशन में ये चीजें हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब विद इन 15 सेकेंड में बच्चा ऑब्जर्व करके तुरंत दोनों लिख देता है, और क्वेश्चन कुछ भी नहीं रह जाता, बिल्कुल आसान हो जाता है। बट ये बड़े को देख के ना बच्चा घबराता है। तो आपको कोई बड़ा क्वेश्चन जो दिख रहा है जिसका एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, उसको आप कभी भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से सॉल्व होने वाली चीजें हैं। क्लियर स्टूडेंट? इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भी डिस्कस करूंगा। इसकी एक प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट है जो मुझे डिस्कस करना है। अब मुझे मालूम है कि रो बाय कॉलम तो आप जानते हैं, कॉलम बाय कॉलम कैसे करते। फर्स्ट कॉलम ऐसे लिख देते, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम का एलिमेंट ऐसे लिख देते, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से ऐसे लिख देते। लिखते हम वैसे ऐसे ही है। तो स्टूडेंट ये पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसकी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को आप लोगों को समझना है। देखो इफ डेल्टा इज इक्वल टू आपको अगर दे रखा है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 is not equal to 0, और यहां पे आपको दे रखा है, अगर ये डेल्टा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम डेल्टा डैश, एंड दिस इज इक्वल टू गिवन टू यू कैपिटल A1, कैपिटल B1, कैपिटल C1, कैपिटल A2, कैपिटल B2, कैपिटल C2, कैपिटल A3, कैपिटल B3, कैपिटल C3। अगर इस तरीके से गिवन है जहां पे ये क्या कहला रहा है, A1 B1 C1, दीज आर कॉल्ड, मतलब A1 B1 C1 आर co-factors of small a1 b1 c1 रेस्पेक्टिवली। अगर ये एक आपको डिटरमिनेंट दे रखा है और दूसरा जो डेल्टा डैश है वो इनके कोफैक्टर्स का डिटरमिनेंट दे रखा है, तो दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमेशा क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर होगा। अब स्टूडेंट इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट अभी ऊपर लिखा हुआ ही है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि डेल्टा डैश करना है मुझे, तो आप लोगों को पता है कि कैसे करना पड़ेगा। रो बाय रो से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है स्टूडेंट्स, वैसे ये ऐसा लिखा हुआ आएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट इसको लिख दूं डेल्टा। याद है ना स्टूडेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कोई से भी रो के एलिमेंट्स को उसके अदर कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 0। इस एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 0 स्टूडेंट्स। सिमिलरली ये सेकंड रो के एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे 0, सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे डेल्टा, सेकंड रो के एलिमेंट को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे 0 0 0 डेल्टा। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो गया, डेल्टा क्यूब। आपको पता है क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। स्टूडेंट्स क्लियर? ये आपको पता है इसकी वैल्यू 1 है। यहां से आप एक पार्ट को हटाओगे, आपको क्या प्रूफ हो गया, डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब। मैंने पहले बताया था कि ये नॉन जीरो है, तो इसको हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। नीचे डिवाइड्स डेल्टा से कर दीजिए, एक नंबर है, तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा स्क्वायर। इसमें भी कई बच्चे फंस जाते हैं, ये दे रखा होता है, ये ऐसा लगता है कैलकुलेट करते रहते हैं, उसमें बहुत टाइम लग जाता है।
तो स्टूडेंट आज जो ये मेरा पार्ट है ये मैंने कंसेप्चुअली पूरा का पूरा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कंप्लीट कर दिया है इन 10 लेक्चर्स के अंदर। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा है मैंने जो आज तक आईआईटी के अंदर पीछे पूछा गया और आपको मैंने बताया नहीं है। आपको पता होना चाहिए 2010 के बाद में सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है। उससे पहले अगर आपको ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, ये सारे मैट्रिसेस के बारे में अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू बहुत सारे मैट्रिसेस हैं जिनके बारे में आप लोगों को बुक से पढ़ोगे, बहुत सारे वीडियोस पढ़े हुए हैं। आपका मन करता है आप देखो, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, लेकिन पॉइंट ये आता है कि मुझे आईआईटी बनाना है, मेरा टारगेट ये है। ऑलमोस्ट टारगेट के पीछे चल रहा होता हूँ मैं। उस सिलेबस को इतना कंसाइज कर देता हूँ, मेरे खुद के 10 लेक्चर हो जाएंगे इसको डिलीवर करने के बाद में। स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं 10 लेक्चर्स भी, पर मेरे को मालूम है कि मैं इसी के थ्रू आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे डिलीवर करने पड़ रहे हैं। और ये सारे के सारे कंप्लीट लेक्चर्स हैं, इसके बाहर आपको कोई कंसेप्ट नहीं मिलेगा। शॉर्टकट मेथड्स बहुत मिलेंगे, बट मैं शॉर्टकट मेथड्स कभी नहीं बताता हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं जरूर डिस्कस करूंगा, आप लोगों को वीडियोस डालूंगा जहां पे डिफरेंशिएशन जैसे था भी, मैंने पिछले शॉर्ट्स में आपको कराया था कि डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है, किसी एक्सप्रेशन का तो डिफरेंशिएट करके हम कंपेयर करके एक्स की वैल्यू जीरो डाल के कर देते हैं। कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कोशिश करूंगा प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप अपने माइंड को इस तरीके से डेवलप करें कि कुछ चीजें, ट्रिक्स आपके दिमाग की तरफ दौड़ें कि अरे ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ट्रिक्स बता दी तो आप उसी के हेल्प के अंदर काम करने लग जाओगे। और कोई बच्चा जो ट्रिक्स के थ्रू आगे बढ़ेगा वो आईआईटीएन तो नहीं बन सकता, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं एक दो क्वेश्चन और आपको अभी डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट दो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ले लिखे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद मैं एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा, a1 अल्फा 1 प्लस b1 बीटा 1, a1 अल्फा 2 प्लस b1 बीटा 2, a1 अल्फा 3 प्लस b1 बीटा 3 इज इक्वल टू 0। मतलब ये सारा डिटरमिनेंट ये 0 है, ये प्रूफ करना है आप लोगों को। इसको आप खोलोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत परेशानी होगी, सबको कैसे कैंसिल आउट करोगे बहुत टाइम लगेगा। ऐसे कोई भी कॉमन ऐसे दिख नहीं रहा है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करें, इसको लगाएं। ये बेटे अगर किसी बच्चे के ऑब्जर्वेशन में आ गया कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट होता है, तो वो इसको बहुत अच्छे ढंग से सोच सकता है। लेकिन ये प्रॉपर ऑब्जर्वेशन पे उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इसको बिना उसके नहीं कर सकते हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी मोस्टली जो आदत होती है, मैं पहले रो को, एक पहले वाले रो को बहुत अच्छे ढंग से ऑब्जर्व करता हूँ और एक फर्स्ट कॉलम को बहुत अच्छे ढंग से ऑब्जर्व करता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज बड़ी कॉमनली दिखाई दे रही है कि a1 ये रहा, b1 ये रहा, a1 ये रहा, b1 ये रहा, a1 ये रहा, b1 ये रहा, मुझे दिख रहा है ये सब में है। तो और दूसरा नंबर क्या दिख रहा है, a1 अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 2, अल्फा 3 बीटा 3। मैं इसको दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको विद इन, चलो मेरे को तो चल पता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आप इसको पॉज कर लो, सोचो कि दो डिटरमिनेंट में कैसे टूटेगा। तो मुझे इस फर्स्ट रो के अंदर मेरे को एक एलिमेंट दिख गया a1 b1, लेकिन तीसरा एलिमेंट दिख नहीं रहा, मैं इसको 0 मान रहा हूं स्टूडेंट्स। अब ये रो बाय रो अगर मल्टीप्लाई हो रहा था, आप देखिए ये क्या आएगा, अल्फा 1 बीटा 1 0, दैट इज अल्फा 2 बीटा 2 0, दैट इज अल्फा 3 बीटा 3 0। मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट रो मिल गई आपको समझ में आ गया, सिमेट्रिक है बिल्कुल। ये तो यहाँ पे a2 b2 है, a2 b2 है, a2 b2 है, तो यहाँ क्या आएगा, a2 b2 0, क्या कितना आएगा, a3 b3 0, खत्म, ये 0 ये 0 इज इक्वल टू 0। कितना टाइम लगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 40 सेकंड्स, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो लिखा हुआ है, वीडियो आप पॉज कर लो और अपनी ताकत लगा लो पहले 5-10 मिनट। अभी भी पॉज मत करो, मैं काम करता हूं, एक एक्सप्रेशन तक ले आता हूं, उसके बाद पॉज करना और सोचना, एक एक्सप्रेशन तक आप इसको देख लो। इसे भी ऐसे बोला, अल्फा बीटा गामा रियल नंबर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग प्रूव दैट की 0 है। तो अगर मैं यहां आता हूं तो मैं क्या, मेरे को मालूम है कि वो एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया हुआ है, तो मैं उसको ओपन करूंगा। ओपन किस तरीके से करूंगा वो मुझे देखना है। तो उस वाले पार्ट में मैं क्या कर रहा हूं, उसको थोड़ी सी जगह यहां लेनी पड़ रही है मुझे, इस तरीके से जगह कम है, तो वहां मैं 1 तो 1 ही रहने दूंगा, cos बीटा प्लस गामा। कैसे लिखते हैं हम, cos बीटा cos गामा प्लस
साइन बीटा साइन गामा। यहां पे आता हूं कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा। स्टूडेंट्स ये आ गया। सिमिलरली यहां पे कितना आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, आगे 1। नेक्स्ट आएगा कॉस गामा कॉस बीटा प्लस साइन गामा साइन बीटा। यहां पर क्या देख रहे हो आप, कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा। ये कितना है, कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा, ये 1। अब आप पॉज कर लो। अब मैं इसको दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में आपको इसको लिखने जा रहा हूं, दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको लिखने जा रहा हूं इसी जगह पे, और आपको समझ में आ जाएगा मैंने कैसे लिखा है इसको। आप अपना पॉज करो, आप अपने आप से सोचो, मैं आप लोगों को बताना शुरू कर रहा हूं यहां से। अब अगेन मैं वापस यहां पे अगर मैं देखता हूं तो मुझे यहां पे अभी कुछ कॉमन उस तरीके से दिखाई तो नहीं दे रहा है। फर्स्ट अगर मैं रो में बात करूं और अगर मैं फर्स्ट कॉलम में बात करूं तो यहां जरूर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कॉमन। तो अगर मैं इस वाले पोर्शन को इस तरीके से देखता हूं कि ये किस तरीके से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसमें एक चीज कॉमन निकल के आ रही है स्टूडेंट्स, और वो कॉमन क्या आ रही है स्टूडेंट्स, ये कॉस अल्फा दिख रहा है साइन अल्फा दिख रहा है, कॉस अल्फा दिख रहा है साइन अल्फा दिख रहा है। इट मींस यहां पर भी कॉस अल्फा साइन अल्फा रहा होगा, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आया होगा, उसी से ये मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ये चीज तो मुझे क्लियर हो गई। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं कि ये क्या लिख रहा हूं मैं, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, तो तीसरा तो मुझे 0 लिखना है क्योंकि मुझे 0 दिखाना है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं यहां पे इस तरीके से, तो ये कॉलम बाय कॉलम आ रहा है, यहां पे मुझे जो फील आ रहा है यहां पे ये कॉलम बाय कॉलम है। तो यहां पे अगर बात करता हूं कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, तो इससे तो ये 1 आ गया, बट आगे कॉस अल्फा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब मुझे इसके प्रोडक्ट में कुछ सोचना पड़ेगा। स्टूडेंट एक यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी नेसेसरी, ये बीटा माइनस अल्फा दे रखा था। बेसिकली ये पार्ट क्या है आपका, कॉस अल्फा है, और ये भी क्या है, साइन अल्फा है। तो यहां से भी इस तरीके से भी इस जगह पर भी ये पार्ट आ गया, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज कमिंग। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 पे भी आ गया, तो अब आसान हो गया बिल्कुल। कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, ये कितना आएगा, कॉस बीटा साइन बीटा 0। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया। सिमिलरली कॉस गामा साइन गामा 0, यहाँ पे आपके सेम ऐसे कॉस बीटा साइन बीटा 0, कॉस गामा साइन गामा 0। अगेन स्टूडेंट्स ये दो डिटरमिनेंट का दोनों पार्ट 0 आ गया, ये पार्ट यहाँ पे इसका खत्म हो गया। आगे डीपी से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए, आप लोग एक बार एफर्ट डालिए अपने, उसके बाद में जो डाउट्स होंगे मैं आप लोगों को डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट में डिफरेंशिएशन का समझाना है, समेशन ऑफ सीरीज का आप लोग अपने आप से समझ लेंगे, मेरे को पता है। मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट्स के अंदर वो आएंगे, वो आपको बता दूंगा। लास्ट एक क्वेश्चन और डिस्कस करना है स्टूडेंट। बेटा स्टूडेंट एक क्वेश्चन दे रखा है, पी लैम्डा 4 प्लस क्यू लैम्डा क्यूब आर लैम्डा स्क्वायर एस लैम्डा प्लस टी इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में एक डिटरमिनेंट दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कई बार ये आपसे टी की वैल्यू पूछेगा, तो लेफ्ट साइड की इक्वेशन राइट साइड की इक्वेशन के इक्वल है, तो डायरेक्टली आप दोनों तरफ लैम्डा की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और इसको काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे सीधा टी वैल्यू निकल आएगा। लेकिन आपको अब क्या पूछा हुआ है, लैम्डा की पावर 4, या दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आपसे मान लो कि एस पूछा हुआ है, एस कैसे करेंगे आप लोग, तो एस जब निकालेंगे तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से पूरे को डिफरेंशिएट कर दूंगा, राइट हैंड साइड पे भी डिफरेंशिएशन कर दूंगा लैम्डा के रेस्पेक्ट में। तो आपको पता है राइट हैंड साइड पे कैसे डिफरेंशिएट करता है, लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं।
जैसे ही मैं लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर लैम्डा, या लैम्डा खत्म हो जाएगा, टी जीरो हो जाएगा। अगेन लैम्डा जीरो पुट करूंगा, लेफ्ट राइट एस की वैल्यू आ जाएगी। मुझे अगर आर की वैल्यू पूछेगा तो भी मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, लेकिन 2 बार डिफरेंशिएशन सब तरफ लैम्डा दे रखा है तो बहुत लेंथी पड़ेगा अपने को, बेटर होगा उसको मैं ओपन करके बात करूंगा। लेकिन अभी इसने पूछा है P, इस P के साथ में क्या करेंगे स्टूडेंट, P तो लैम्डा की पावर 4, या तो इसको ओपन करके कंपेयर ही करो, उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि इसको पूरी लेफ्ट और राइट दोनों को लैम्डा की पावर 4 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना है, P लैम्डा की पावर 4 Q लैम्डा क्यूब R लैम्डा स्क्वायर S लैम्डा प्लस T होल डिवाइडेड बाय लैम्डा की पावर 4। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बन जाएंगे लैम्डा से पूरे को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा यहाँ से आपका, ये पार्ट आएगा स्टूडेंट आपके पास में लैम्डा की पावर 4 से अगर आप इसको कर रहे हैं डिवाइड, तो डिटरमिनेंट में अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 बाय लैम्डा की पावर 4, दैट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 3, दैट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3, दैट इज लैम्डा प्लस 4 दैट इज 3 लैम्डा। अब देखो आप अगर डायरेक्ट इसको लैम्डा की पावर 4 से ऐसे आप मल्टीप्लाई या उसको उस तरीके से कर नहीं सकते हैं, तो इस वाले पार्ट को तो लैम्डा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक लैम्डा इससे डिवाइड करेंगे और एक लैम्डा यहां आएगा, क्योंकि लैम्डा की पावर 4 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आपको ध्यान है दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स कि सबसे जाके एक से जाके 1 बाय लैम्डा की पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें बड़ी स्टाइल से करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस वाले पोर्शन पे आता हूं इस जगह, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ लैम्डा स्क्वायर से करूंगा 3 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा, यहाँ पे 1 माइनस 3 अपॉन लैम्डा, क्योंकि ये लैम्डा स्क्वायर आएगा यहाँ पे, यहाँ लैम्डा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 3 लैम्डा गिवन है आपको। यहाँ में आऊंगा तो कितना आएगा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा, ये आएगा 2 अपॉन लैम्डा माइनस 1 1 प्लस 4 अपॉन लैम्डा, यहाँ पे आऊंगा 1 प्लस 3 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 3 अपॉन लैम्डा, यहाँ पे आएगा 3। स्टूडेंट्स क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करो तो आपको पता है P आ रहा है, यहाँ कितना आएगा Q अपॉन लैम्डा R अपॉन लैम्डा स्क्वायर S अपॉन लैम्डा क्यूब T अपॉन लैम्डा की पावर 4। आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या लिखना है आपने, लिमिट लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आप जानते ही हैं 1 अपॉन लैम्डा है, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर है, 1 अपॉन लैम्डा क्यूब है, सब जीरो हो जाएगा। अगर P लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में आएगा 1 1 1 दैट इज प्लस प्लस ये सब 0, यहाँ आएगा 1 माइनस 1 1, यहाँ आएंगे तो 1 1 3। इसको आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, P की वैल्यू आपको मिल गई स्टूडेंट्स। तो मैंने कोशिश की है सारे पार्ट कंप्लीट कराने की, कोई भी पार्ट मैंने आपको छोड़ा नहीं है। इस लेक्चर का आज यहाँ पे कंप्लीशन हो गया है। अगला जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग वो स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, फर्स्ट चैप्टर है। तो मेरा यही है आपसे, मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा 11th क्लास में जो मैंने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा है, सेट्स नहीं, उसको पूरा का पूरा लेक्चर आप पढ़ लें। उसके सारे फंक्शंस मैंने डिफाइन किए हुए हैं, डोमेन रेंज समझाया हुआ है, उसके बाद में मेरे लेक्चर लगाएंगे तो आप लोगों को ज्यादा ढंग से समझ में आएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।